हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी का ओन स्टडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रमोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो 2023 में हुई थी उसका कक्षा 6वीं के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो 2024 में या फिर आगे श्रमोदय विद्यालय की जो परीक्षा है उसको देने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा, बट ये आपके बहुत काम का रहेगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा फायदा इस वीडियो को देखने का वो ये है कि इससे आपका क्या होगा, आपको एग्जाम के पैटर्न का पता चल जाएगा। ठीक है, कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको इन क्वेश्चन की तैयारी कहाँ से करनी है। तीसरा, आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको सब्जेक्ट्स के बारे में भी पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और उन सब्जेक्ट्स में डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा, क्वेश्चन ईजी आएंगे या फिर कठिन आएंगे। तो वो सारी जानकारी इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे आपको जो इस परीक्षा का एग्जाम का पैटर्न है उसको थोड़ा सा उसकी जानकारी आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस परीक्षा के एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न हम समझ लेते हैं, तभी हम इस परीक्षा की अच्छे से तैयारी है वो कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चों को एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता होगा, काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। तो आपका जो हिंदी हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया और एसएसटी हो गया। एसएसटी यानी कि सोशल साइंस। इससे आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन आपके हिंदी से आएंगे, 15 इंग्लिश से, 15 मैथ्स से, 15 साइंस से और 15 एसएसटी से। मतलब कि टोटल आपके 5 सब्जेक्ट हैं, तो आपके 75 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो इस सेक्शन से आएंगे। ठीक है, 15 नंबर के क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से, तो 5 सब्जेक्ट हैं आपके, तो 75 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। इसके बाद बचता है आपका रीजनिंग वाला सेक्शन। ठीक है, रीजनिंग वाले सेक्शन से आते हैं आपके 25 क्वेश्चन और कितने मार्क्स से, तो आपके 25 मार्क्स के, यानी कि 25 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग वाले सेक्शन से। तो ये आपका बेसिकली एग्जाम पैटर्न होता है। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन का यहाँ पे मैंने सब कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। हिंदी से कितने क्वेश्चन आना है, रीजनिंग से कितने आना है, वो सारी जानकारी आपके सामने ये है। ठीक है, अब हम इसका जो 2023 का पेपर है उसको देख लेते हैं। 2023 के पेपर को देखने से क्या होगा, पहले तो हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इस परीक्षा के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके यहाँ से 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, साथ में आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये 2023 का पेपर है जो कि श्रमोदय विद्यालय की परीक्षा में पूछा गया था, कक्षा 6वीं का। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पुष्प की अभिलाषा पाठ से प्रेरणा मिलती है, राष्ट्र प्रेम की, धर्म प्रेम की, ईश्वर भक्ति की और पढ़ाई करने की। तो जो पुष्प की अभिलाषा पाठ है उसमें बाद में जो पुष्प लास्ट में बोलता है कि मुझे उस जगह पे फेंकना जहाँ से जो सैनिक जाते हैं अपनी देश की रक्षा करने के लिए और वो शहीद हो जाते हैं, तो उनके रास्ते में मुझे फेंक देना। मतलब इस पाठ से जो हमें प्रेरणा मिलती है वो राष्ट्रभक्ति की मिलती है, कि जो सैनिक है जब वो शहीद हो जाते हैं तो फूल अपने मन से चाहता है कि मैं उनके रास्ते में मुझे डाला जाए ताकि वो शहीद मेरे ऊपर से गुजरें। तो इस चैप्टर से जो हमें शिक्षा मिलती है वो राष्ट्र प्रेम की मिलती है। और दोस्तों, आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा सा ईजी हो, आपको इसके आंसर आसानी से मिल जाए, इसलिए हमने यहाँ पर रेड कलर में इसके आंसर भी लिखे हुए हैं। तो आप सारे क्वेश्चन के एक एक करके आंसर भी यहाँ से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जब बासवा अकबर ने घड़े में झांका तो पूरा घड़े किससे भरा था? अमरूद के फलों से, आम के फलों से, कद्दू के फलों से और फूलों से। तो जब अकबर बादशाह ने घड़े में झांका तो पूरा घड़ा है वो किससे भरा हुआ था? कद्दू के फलों से भरा हुआ था। वो उनसे बुद्धि मांगने के लिए आए थे और बीरबल ने क्या किया था, जब कद्दू छोटा था तो उसके ऊपर एक घड़ा रख दिया और जब कद्दू बड़ा हो गया तो वो पूरे घड़े में भर गया था। तो उसने जब देखा था घड़े में तो क्या मिला था उसे? कद्दू के फल मिले थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, विदेशी भाषा से आए शब्द क्या कहलाते हैं? देखो, जो विदेशी भाषा से शब्द आए हैं, विदेशी भाषा से शब्द लिए गए हैं, वे क्या कहलाते हैं? इस क्वेश्चन में बेसिकली यही पूछा गया है। तो तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत भाषा के शब्द, तद्भाव शब्द होते हैं आपके हिंदी भाषा के शब्द, कठिन शब्द होते हैं आपके हार्ड वर्ड। तो इसका तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं होगा। आगत शब्द का मतलब होता है जो बाहर से शब्द आते हैं, आगत। आगत का मतलब होता है बाहर से आने वाले शब्द, और बाहर से आने वाले ही शब्द को क्या बोला जाता है दोस्तों? विदेशी शब्द बोला जाता है। ठीक है, विदेशी शब्द बोला जाता है।
तो विदेशी भाषा से आए शब्द क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा आगत शब्द हो जाएंगे। ठीक है, विदेशी भाषा से आए शब्द क्या कहलाते हैं? आगत शब्द कहलाते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, रमजान के कितने रोजे के बाद ईद आती है? तो दोस्तों जो मुस्लिम लोग होंगे उनको तो पता होगा। देखो, जब रमजान के महीने में 30 रोजे होते हैं, 30 दिन के 30 रोजे होते हैं, और जब 30 रोजे पूरे पूरे हो जाते हैं तब कौन सा त्यौहार आता है उन लोगों का? ईद का त्यौहार आता है। ठीक है, कलर भी मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे रेड कलर कर लेता हूँ। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो डी ऑप्शन हो जाएगा, 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हामिद की बूढ़ी दादी का नाम था। हामिद की जो बूढ़ी दादी थी उनका क्या नाम था? जरीना, शबीना, अमीना और फातिमा। तो जो हामिद की बूढ़ी दादी थी उनका नाम था अमीना। सी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ गया हमारा? 1 मिनट में जल्दी से मैं इसको फाइंड कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों हमारा, सुरलोक सिधारना मुहावरे का अर्थ है आकाश मुड़ना, घर आना, काम पर जाना और मृत्यु हो जाना। तो दोस्तों जब कोई मर जाता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो अपन बोलते हैं कि सुरलोक सिधार गए। सुरलोक का मतलब बेसिकली स्वर्ग ही होता है, तो स्वर्ग सिधार गए। स्वर्ग सिधारने का मतलब होता है मृत्यु हो जाना। तो डी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाषाण का पर्यायवाची है। पाषाण, देखो पाषाण का मतलब क्या होता है, इसका पर्यायवाची बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महल, रक्त, पत्थर और धरती। तो पाषाण का मतलब होता है दोस्तों, पाषाण का बेसिकली जो मतलब होता है वो पत्थर से होता है। पाषाण काल यानी जब पत्थरों के औजार बनाए जाते थे उस काल को क्या बोलते हैं? पाषाण काल बोलते हैं। तो पाषाण का मतलब क्या होता है दोस्तों? पत्थर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, माँ भगवती ने ... नामक असुर का वध किया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण और महिषासुर। तो जो माँ भगवती थी उनने किसका वध किया था, किसको मारा था? तो रावण को तो राम ने मारा था, मेघनाद को किसने मारा था? लक्ष्मण जी ने मारा था, उसका वध किया था। कुंभकर्ण को फिर भगवान राम ने मारा था। लेकिन जो महिषासुर है इसका वध किसने किया था? माँ दुर्गा ने किया था, और दुर्गा माँ का ही नाम क्या है? भगवती है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि माँ भगवती ने किसका वध किया था? तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा महिषासुर। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। 9वां दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, शिवाजी के पुत्र का नाम था। जो शिवाजी का पुत्र था उसका क्या नाम था? संभाजी, दत्ताजी, तानाजी और शाहजी। तो शिवाजी के पुत्र का नाम था दोस्तों संभाजी। संभाजी उनके पुत्र का नाम था। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का ए वाला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 10वां दोस्तों क्वेश्चन है, रम्मो और कल्लो का आपस में क्या रिश्ता था? जो रम्मो और कल्लो आपका चैप्टर है कक्षा 5वीं का, उसमें रम्मो और कल्लो का जो रिश्ता था वो क्या था? आपस में जो रिश्ता था वो क्या था? पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों माँ बेटी का। अगला ऑप्शन देख लेते हैं हम। अगला ऑप्शन है इसमें बहन बहन का, तीसरा है भाई बहन का और सहेली का। तो रम्मो और कल्लो का जो रिश्ता था आपस में वो बहन बहन का था, सगी बहनें थी वो। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मेरा नया बचपन कविता की कवयित्री हैं। जो मेरा नया बचपन कविता है उसको किसने लिखा है, उसकी कवयित्री का क्या नाम है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूरदास और मीराबाई। तो मेरा नया बचपन कविता लिखी है हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। तो इसका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वामी रामतीर्थ को फलों की टोकरी किसने भेंट की थी? 12वां क्वेश्चन, स्वामी रामतीर्थ को फलों की टोकरी किसने भेंट की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नेपाली युवक ने, जापानी युवक ने, भारतीय युवक ने और अंग्रेजी युवक ने। तो आपको कहानी तो याद ही होगी, जब स्वामी रामतीर्थ जापान की यात्रा पर गए थे, है ना, तब वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे एक जापानी बालक ने उनको क्या की थी? फलों की टोकरी भेंट की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जापानी युवक ने। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। महाकवि कालिदास किस राजा के दरबार में रहते थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अकबर, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और विक्रमादित्य। तो जो महाकवि कालिदास थे, ठीक है, कालिदास के बारे में सभी ने नाम सुना होगा। महाकवि कालिदास ये उज्जैन के राजा के दरबार के कवि थे। अब उज्जैन का राजा कौन था? तो उज्जैन के राजा थे हमारे महाराज विक्रमादित्य। ठीक है, उज्जैन के राजा कौन थे? महाराजा विक्रमादित्य थे। तो महाराज जो महाकवि कालिदास थे वो किस दरबार के कवि थे? विक्रमादित्य के दरबार के कवि थे। 14वां दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जो खरीफ की फसल है उसको कब बोया जाता है?
तो दोस्तों जो खरीफ की फसल होती है, चलिए मैं आपको नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ खरीफ की फसल कब बोई जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, बसंत ऋतु में और शीत ऋतु में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, देखो जो खरीफ की फसल होती है ना, खरीफ की फसल जिसमें अपन उड़द सोयाबीन बोते हैं, ये बोई जाती है हमारी वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में, है ना। जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। फिर होती है हमारी रबी की फसल। रबी की फसल जो कि अभी बोई गई है ना, जैसे कि गेहूँ हो गया, चना मटर, ये सभी क्या कहलाती हैं, रबी की फसलें कहलाती हैं। इनको बोया जाता है दोस्तों शीत ऋतु में, शीत ऋतु में, ठीक है, ठंडी में। शीत यानी होता है ठंडी। और अगर हम बात करें ग्रीष्म ऋतु की, ग्रीष्म, तो ग्रीष्म ऋतु में हमारे यहाँ पे जायद की फसल बोई जाती है, जो कि गर्मियों में बोई जाती है। तो यहाँ पे खरीफ की फसल पूछा गया था। खरीफ की फसल का जो समय हो जाएगा वो वर्षा ऋतु हो जाएगी। खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। पेड़ों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेहनत की, त्याग की, साहस की और अभ्यास करने की। दोस्तों आपको पता होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो धूप में दिन भर खड़े रहते हैं। उनके जो फल होते हैं वो भी दूसरों के लिए होते हैं, ठीक है। वो अपने फल कभी खुद से नहीं खाते। उनका जो कुछ भी होता है, उनकी लकड़ियाँ होती हैं, उनके पत्ते होते हैं, वो सब कुछ दूसरों के लिए होते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, जो भी उनके पास जो सारी चीज़ें हैं उनका वो त्याग करते हैं, वो दूसरों को देते हैं। तो पेड़ पौधों से हमें क्या शिक्षा मिलती है, किस बात की शिक्षा मिलती है? पेड़ पौधों से हमें शिक्षा मिलती है त्याग की, कि हमें अपनी चीज़ों को दूसरों को देना चाहिए, दूसरों के लिए अपनी चीज़ों का इस्तेमाल है वो करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमने हिंदी के 15 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम दोस्तों इंग्लिश के जो 15 क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इंग्लिश का अपना पहला क्वेश्चन। इंग्लिश में पहला क्वेश्चन है, चूज द ऑड वन। इसमें से एक हमें चूज जो ऑड है उसको हमें बताना है, जैसे कि सिंगर, मदर, फादर और सिस्टर, इन चारों में से ऑड क्या है? तो सिंगर यानी गायक होता है, ठीक है, जो गाना गाता है उसको क्या बोलते हैं, सिंगर बोलते हैं। मदर, फादर, सिस्टर एक ही परिवार के लोग हैं, मम्मी पापा और बहन। लेकिन दोस्तों इसमें जो सिंगर है वो क्या है, अलग है। सिंगर एक अलग चीज़ होता है। ये तो सभी फैमिली के नेम है, ये तो सभी फैमिली मेम्बर हैं। क्या है ये, फैमिली मेम्बर है, ठीक है। और जो सिंगर है वो क्या है, एक अलग चीज़ है। तो इसमें जो ऑड हो जाएगा, ऑड का मतलब बेसिकली अलग होता है। क्या होता है ऑड का मतलब, अलग होता है। तो इसमें जो अलग होगा वो क्या हो जाएगा, सिंगर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, व्हाट साइंस ड्यूरिंग द डे। दिन के समय क्या चमकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मून, स्काई, सन, और इसका जो अगला ऑप्शन होगा वो नेक्स्ट पेज पे होगा। तो देखो मैं आपको बता दूं, देखो दिन के समय चंद्रमा तो हमें दिखाई देता नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये बात है कि ये मून तो इसका आंसर होगा नहीं। आकाश तो, स्काई तो कभी चमकता है नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका जो सिंपली आंसर है दोस्तों वो सन है। आप देखते होंगे कि दिन के समय जो रोशनी रहती है, जो चमकता है वो क्या चमकता है, सन चमकता है। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो राइट आंसर है, वो हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हम देख लेते हैं, बट इसका डी वाला ऑप्शन आंसर नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन देखो यहाँ पे डी में दिया गया है स्टार, बट ये इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, सन होगा। स्टार नहीं चमकते हैं दिन के समय। 18वां दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, द सिंगुलर फॉर्म ऑफ बाइप्सिज। देखो जो बाइप्स होता है ना, ये प्लूरल फॉर्म में दिया गया है। किस फॉर्म में दिया गया है, प्लूरल फॉर्म में दिया गया है। हमें इसका सिंगुलर बताना है, ठीक है। तो जो बाइप्स होता है वो बाइप का क्या होता है, प्लूरल होता है ना। बाइप का क्या होता है, बाइप्स प्लूरल होता है। एक हमारा रूल होता है कि एफ ई को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, भी ई एस से। ये हमारा क्या होता है, एक रूल होता है, जिसको मैंने आपको डिटेल वीडियो लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने मेरा कोर्स ज्वाइन किया है तो आपको पता होगा। तो एफ ई की जगह पे हम किसको यूज करते हैं, भी ई एस को यूज करते हैं। तो जो बाइप्स बर्ड है, जो बाइप्स बर्ड है वो किसका प्लूरल हो जाएगा, सॉरी किसका सिंगुलर हो जाएगा, तो वो हमारा सिंगुलर हो जाएगा डी वाले ऑप्शन का, बाइप का। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। द बस लीव्स 7 o'clock। द बस लीव्स 7 o'clock। 4 ऑप्शन दिए गए, इन, एट, फ्रॉम और अंडर। तो मैं आपको यहाँ पे एक क्लियर सी बात बताता हूँ, जहाँ पे भी आपको ऐसे ओ क्लॉक लिखा दिखाई दे, ठीक है, जहाँ पे भी ऐसे आपको ओ क्लॉक लिखा दिखाई दे, वहाँ पे आपको हमेशा एट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, एट का प्रयोग करना है। इस सेंटेंस में भी यहाँ पे ओ क्लॉक लिखा हुआ है, इसलिए हम इसमें किसका यूज करेंगे, तो इसमें हम एट का यूज करेंगे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मंडे कम्स संडे। तो जो मंडे है वो संडे के कैसे आता है दोस्तों, बाद आता है। ठीक है, जो संडे है उसकी बाद क्या आता है, मंडे आता है। तो बाद के लिए हम क्या यूज करेंगे, आफ्टर, बिहाइंड, बिफोर और अंडर। तो बिहाइंड का मतलब होता है दोस्तों पीछे, बिफोर का मतलब होता है पहले, और अंडर का मतलब होता है नीचे। हमें यहाँ पे बाद के लिए यूज करना था, तो आफ्टर का मतलब होता है बाद में। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा मंडे कम्स आफ्टर संडे। अगर आफ्टर को यूज करेंगे तो इसका मतलब निकलेगा कि जो सोमवार है वो रविवार के बाद आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, बाद में फिल करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 क्वेश्चन है हमारा, भोपाल इज अ नाउन। भोपाल वर्ड में कौन सी नाउन है। ठीक है, क्वेश्चन आप याद रखिए, आगे इसके ऑप्शन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन बेसिकली दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है भोपाल में कौन सा नाउन है। पहला ऑप्शन है आपका दोस्तों यहाँ पे मटेरियल, भोपाल मटेरियल नाउन है। दूसरा है कॉमन, तीसरा है कलेक्टिव और चौथा है प्रॉपर। तो अगर हम बात करें भोपाल की, भोपाल में कौन सा नाउन है, तो भोपाल एक जगह का नाम है। भोपाल किसका नाम है, जगह का। तो जब भी हमें किसी जगह का नाम दिया जाता है वहाँ पे हमारा कौन सा नाउन होता है, मैंने रूल्स में आपको पढ़ाया था, वहाँ पे अपना नाउन होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो भोपाल में कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है 22, प्लीज़ गिव मी। अगला है 22, प्लीज़ गिव मी मिल्क। अब यहाँ पे मिल्क के लिए बात की गई। मिल्क के लिए पहले क्या आएगा, एनी आएगा, अदर आएगा, सम आएगा और ईच आएगा। एनी का मतलब होता है दोस्तों कोई, अदर का मतलब होता है अन्य, सम का मतलब होता है कुछ, और ईच का मतलब होता है प्रत्येक। तो अगर हम दूध की बात करें तो दूध में हमेशा कुछ का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हम सम का यूज भी करते हैं, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, मतलब निकलेगा प्लीज़ गिव मी सम मिल्क, मतलब मुझे कृपया करके मुझे थोड़ा सा दूध है या कुछ दूध दे दीजिए, ये इसका मतलब निकलेगा, और जो कि सही है। अगर हम यहाँ पे एनी, अदर या ईच का उपयोग करेंगे तो इसका डिफरेंस मीन निकलेगा, डिफरेंट मीन निकलेगा, जो कि रॉन्ग होगा। तो इस तरीके से 22 का जो हमारा आंसर होगा वो सी ऑप्शन सम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 क्वेश्चन में पूछा गया है द मैन हु सर्व यू इन रेस्टोरेंट इज। जो व्यक्ति आपको रेस्टोरेंट में सर्व करता है, खाना परोसता है, उसको क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सर्वेंट, दूसरा है आपका वेटर, तीसरा है आपका ऑनर और चौथा है आपका डॉक्टर। तो जो व्यक्ति आपको रेस्टोरेंट में सर्व करता है, चीज़ें देता है, उसको दोस्तों क्या बोला जाता है, वेटर बोला जाता है। इसका आंसर तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा वेटर। अगला क्वेश्चन है द ताज इज अ मॉन्यूमेंट। जो ताज है, यहाँ पे ताजमहल की बात की गई है, तो वो ब्यूटीफुल है, टीचिंग है या फेथफुल है। तो देखो जो ताजमहल है वो बहुत खूबसूरत है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज किया जाएगा, ब्यूटीफुल का यूज किया जाएगा। तो 24 का दोस्तों जो आंसर होगा वो क्या होगा, ब्यूटीफुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो डी वाला ऑप्शन था वो तो अगली था, है ना, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो तो अगली है। अगली यानी तो बदसूरत होता है, तो ताजमहल बदसूरत तो है नहीं, इसलिए ये तो इसका आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25, हु रॉट द पोएम माई डॉग। जो माई डॉग पोएम है उसको किसने लिखा था, रॉट यानी होता है लिखना। जेम्स एट टिप्पेड, रस्किन बॉन्ड, R.L. स्टीवेंसन और क्रिस्टीना। तो जो माई डॉग पोएम है दोस्तों उसको लिखा था जेम्स एट टिप्पेट ने। तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, वेयर डू द एलिफेंट्स लाइव। एलिफेंट्स हैं या जो हाथी हैं वो कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट, होम यानी कि घर, सर्कस यानी सर्कस तो पता ही होगा, रोड्स यानी कि सड़क। तो जो हाथी है वो कहाँ पर रहते हैं, जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 27, 24 आवर्स मेक अ ब्लैंक। जो 24 घंटे वो मिलकर क्या बनाते हैं, वीक बनाते हैं, मंथ बनाते हैं, डे बनाते हैं या फिर ईयर बनाते हैं। तो आपको पता होगा जो 24 आवर का होता है या 24 घंटे का जो होता है वो हमारा क्या होता है, डे होता है, दिन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा, यानी कि इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस तरीके से हमारे 27 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन है विच फ्लावर आर मेंशन इन द पोएम स्प्रिंग इज कमिंग। इसका मतलब ये है कि बसंत आ रहा है, इस कविता में किस फूल की बात की गई है, किस पुष्प की बात की गई है, किस पुष्प के बारे में मेंशन किया गया है। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं।
थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लूँगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखाई दे। ओके, तो यहाँ पे आपको देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि जो बसंत आ रहा है कविता में किसका यूज किया गया है। पहला है आपका लोटस एंड लिलीज, दूसरा है आपका पेनिसीज एंड लिलीज, तीसरा है आपका रोजेज एंड पेनिसेस और चौथा है आपका रोजेज एंड डैफोडिल्स। तो इसका दोस्तों जो आंसर है, देखो आपको पता होगा जो बसंत आ रहा है उस कविता में जिस पुष्प की बात की गई, फूल की बात की गई, वो है आपका पेनिसेस एंड लिलीज। देखो डैफोडिल्स भी है ना, लेकिन इसके साथ यहाँ पर रोजेस दिया गया है, जिस वजह से इसका आंसर है फिर वो नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। महेश्वर इज सिट्यूटेड ऑन द रिवर। जो महेश्वर है उसको वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। सिट्यूटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, नर्मदा, ताप्ती, बाणगंगा और सिंध। तो जो महेश्वर है या जो महेश्वर का फोर्ट है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है ना। और जो महेश्वर का किला है वो किसने बनवाया था, तो उसको बनवाया था रानी अहिल्याबाई ने। रानी अहिल्याबाई ने जो होलकर थी उन्होंने किसका कहाँ का किला बनवाया था, महेश्वर का फोर्ट बनवाया था। महेश्वर की साड़ियाँ भी काफ़ी प्रसिद्ध है। चलिए अगला, तो इसका आंसर तो हो जाएगा नर्मदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है द फोर्ट ऑफ महेश्वर वाज बिल्ट बाई। जो महेश्वर का किला है उसको किसने बनवाया था, रानी दुर्गावती, रानी कर्णावती, रानी अहिल्याबाई और रानी लक्ष्मीबाई। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो महेश्वर का किला है वो रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी अहिल्याबाई। तो दोस्तों इस तरीके से अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमारे 15 हिंदी के क्वेश्चन थे एंड 15 हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन थे। अब दोस्तों आगे हम मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अपने साथ एक कॉपी पेन को जरूर रखना है, साथ साथ में आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है ताकि आप भी इन क्वेश्चन को सीखते चलें और आपकी परीक्षा की तैयारी भी होती रहे। तो आपको इन क्वेश्चन को मेरे साथ में सॉल्व करना है, बिना कॉपी पेन लेके इस वीडियो को मत देखना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा गणित में 31 क्वेश्चन, 29,485 से 6,000 कम 29,485 से 6,000 कम कितना होता है। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 29,485, इसमें से हमें 6,000 कम करना है। बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें से 6,000 को माइनस कर देंगे। तो 5 में से 5 जीरो जाएगा 5 बचेगा, 8 में से जीरो जाएगा 8 बचेगा, 4 में से जीरो जाएगा तो 4 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा और 2 का 2 बच जाएगा। यानी कि इसका आंसर दोस्तों कितना आ रहा है, 23,485 आ रहा है। और आप देखिए यहाँ पे आपको ए ऑप्शन में यही सेम आंसर है वो दिया गया है। तो 29,485 से जो 6,000 कम होगा वो कितना हो जाएगा, 23,485 हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि हमारे ओन स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप सिंपली प्ले स्टोर पर जाके ओन स्टडी सर्च करोगे तो वहां पर आपको हमारा ऐप है वो मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि 73,000 प्लस 74 कितना होता है। ठीक है, इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। सिंपली हम चलिए जोड़ देते हैं यहाँ पे 73,000 और इसमें हम जोड़ देते हैं 74 को। दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 4, यहाँ पे आएगा हमारा 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 73,000 और 74। और आप देखिए यहाँ पे डी वाले ऑप्शन में आपको यही सेम आंसर दिया गया है, तो डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे बोला गया है घटाइए 8,641 माइनस 2,430। चलिए घटा देते हैं इसको। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है जो कि इस 2023 के पेपर में आए थे। 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा और 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 6,211। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे ए वाले ऑप्शन में आपको सेम यही आंसर दिया गया है, तो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 34, किस सूची में संख्या घटते क्रम में है। 34 में बताना है किस सूची में संख्या घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब यही होता है कि मान लो मैंने बोला कि 1 2 3 4 को घटते क्रम में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखोगे, फिर उसके बाद उससे छोटी लिखोगे, फिर उससे छोटी लिखोगे और फिर उससे छोटी लिखोगे। तो ये क्या कौन सा क्रम हो जाएगा, हमारा घटता क्रम हो जाएगा। तो इसी क्रम में हमें देखना है कौन सी ऐसी संख्या है जो घटते क्रम में है। पहला ऑप्शन आप देखिए, पहले ऑप्शन में यहाँ पे 469 है, उसके बाद 496 दिया गया है, जो कि गलत है क्योंकि 469 से 496 बड़ा होता है, तो ये घटते क्रम में नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, तो बी वाले में आप देखिए यहाँ पे 305 दिया गया है और यहाँ पे 503 दिया गया है। 305 से 503 बड़ा होगा, यानी कि ये भी इसका आंसर है वो नहीं होगा।
सी वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे 712 है, फिर यहाँ पे 172 है, यहाँ तक तो सही था, लेकिन 172 के बाद देखिए यहाँ पे 217 दिया गया है। 172 से 217 बड़ा होता है, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। डी वाला देखते हैं, तो डी वाले में पहले 623 है, फिर 326 है, फिर 263 है और फिर 236 है। सब घटते क्रम में है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब घटते क्रम में है, पहले सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो डी वाला ऑप्शन इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी के तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इसके रॉन्ग आंसर होंगे। डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वार्षिक वेतन 1,20,000 है, मासिक वेतन कितना है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक साल का जो वेतन है, 1 ईयर का जो वेतन है वो कितना है, 1,20,000 रुपये है। तो मासिक वेतन कितना है, मासिक वेतन मतलब एक महीने का वेतन कितना है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए एक साल में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं। मतलब 12 महीने में उसको मिलते हैं कितने रुपए, 1,20,000 मिलते हैं। ठीक है, एक महीने में कितना मिलेगा, 12 महीने का 1,20,000। एक महीने का कैसे निकालेंगे, तो पूरे पैसे में हम 12 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। यहाँ से दोस्तों जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ से आएगा 12 एकम 12 और 4 जीरो का 4 जीरो, यानी कि उसको एक महीने में मिलेंगे 10,000 रुपये और 12 महीने में कितने मिल जाएंगे, तो 1,20,000 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया है, एक 12 महीने की हमें तनख्वाह दी गई थी कि 12 महीने में उसकी जो सैलरी है वो 1,20,000 है। एक महीने की सैलरी बताओ, मासिक क्या नहीं होता है, एक महीना। तो हमने क्या किया, 12 का 1,20,000 में भाग कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 10,000। तो इस तरीके से हमने 35 तक सॉल्व कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आप यहाँ पे इसका आंसर भी मैच कर लीजिए। चलिए मैं आपका इसका आंसर मैच करवा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ए ऑप्शन में ही आपको सीधा 10,000 दिया गया था हमारे पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि इकाई के स्थान पर अंक 0 या 5 है तो एक संख्या विभाज्य है। देखो एक रूल होता है कि अगर इकाई का अंक 0 और 5 है, इकाई का अंक 0 और 5 है तो वह संख्या किससे कटती है, 5 से कटती है। जैसे आपने 2 का रूल पता होगा कि अगर किसी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या कितने से कटती है, 2 से कटती है। उसी तरीके से रूल होता है कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है तो वो कितने से कटेगी, 5 से कटेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन। अगर 0 और 5 है तो वो संख्या कितने से विभाज्य होती है, वो 5 से विभाज्य होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 37, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 10, 20 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखो यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या की बात की गई है। छोटी से छोटी का मतलब होता है एलसीएम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5, 10 और 20 का ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम इसको 2 से काटेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा। चलिए इस क्वेश्चन को अपन एक अलग तरीके से कर सकते हैं। ये तरीका तो मैंने शायद आपको लाइव क्लास में भी बताया हुआ है, मैं आपको इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, आपको सारे तरीके आने चाहिए। तो देखो 5 से 100 भी कटता है, 80 भी कटता है, 140 भी कटता है, 120 भी कटता है। ठीक है, 10 से बात करें तो 10 से 100 भी कटता है, 80 भी कटता है, 140 भी कटता है, 120 भी कटता है। 20 से बात करें तो 20 से 100 भी कटता है, 80 भी कटता है, 40 भी कटता है और 120 भी कटता है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि भाई छोटी से छोटी संख्या बताइए। अब आप इसमें से बताइए, इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या है। तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या है वो दोस्तों 80 है ना। तो 5, 10 और 20 से सबसे जो 20 से जो पूर्णतः विभाज्य होगी संख्या, सबसे छोटी संख्या वो क्या होगी, 80 होगी। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 100, 120, 140 है, वो भी इन संख्याओं से कट रही है लेकिन वो सबसे छोटी नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 80 होगा। आगे बढ़ते दोस्तों, देखते हैं 110 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है कि 110 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, एक कैरी चली जाएगी तो यहाँ पे भी 5 आएगा। अब हमारा 55 है, 55 को हम कितने काट देंगे, 5 से काट देंगे तो यहाँ पे 5 एकम 5, 5 एकम 5। 11 को 11 से ही काटेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एलसीएम किया हुआ है सिंपली। तो इसके हमें गुणनखंड बताने थे, तो 110 के हमारे गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 5 × 11। ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब हम आंसर मैच कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे डी वाले ऑप्शन में आपको 2 × 5 × 11 दिया गया है। डी वाला ऑप्शन इसका दोस्तों राइट आंसर है, वो हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि 48 के 1/12 का मान बताइए। 48 के 1/12 का मान बताइए। इसके ऑप्शन भी हम देख लेते हैं।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 मिनट, यहाँ पे हमें ये दिए गए हैं ऑप्शन 5, 6, 4, 7। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। तो 48 के 1/12 का हमें क्या बताना है, मान बताना है। सिंपली दोस्तों अगर आपको इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन दिया जाए कि उसमें आपको बटे में कुछ संख्या दी जाए और उसका मान बताने के लिए बोला जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, उसका उसमें गुणा कर देना है। 48 का हम 1/12 के साथ गुणा करेंगे तो 1 का 48 के साथ गुणा होगा तो 48 आ जाएगा, और नीचे हमारा 12 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब 12 का हम 48 में भाग कर देंगे तो 12 12 दूनी 36, 24 12 30 36, 12 चौक 48, 4 बार में दोस्तों इसका भाग है वो जाएगा और यहाँ पे आंसर 4 आ जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, सीधा गुणा करके। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 में हमें सेम उसी तरीके का क्वेश्चन दिया गया है जो कि अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था। इसमें 80 दिया गया है और इसके 2/4 का हमें मान बताना है। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, 80 किंगा के 2/4 का मान ज्ञात कीजिए। हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 80 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 160 आ जाएगा, और नीचे हमारा 4 बटे में वैसे का वैसे ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, 4 का 160 में भाग कर देंगे तो 4 का जो 16 में भाग जाएगा वो 4 आ जाएगा, और 0 का 0 आ जाएगा। मतलब कि 80 किंगा के 2/4 का जो मान होगा वो कितना होगा, 40 kg होगा। ठीक है, 40 kg क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सी वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपको 40 kg दिया गया है, ये इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया है कि 1/3 प्लस 2/4 को जोड़िए। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। 3 और 4 का दोस्तों एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम लघुत्तम 12 आएगा। अब इसका हमें सिंपली भिन्न है उसको सॉल्व करना है। तो 3 का 12 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे हम 4 का 12 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 2 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, और नीचे हमारा 12 सेम रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो इसका आंसर आएगा वो 10/12 आएगा, और सी वाले ऑप्शन में आप देख सकते हो आपको 10/12 दिया गया है। ये इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न अंकों वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसमें बोला गया कि हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। कितने अंकों की, 5 अंकों की, और विभिन्न अंकों वाली बनानी है। विभिन्न अंकों का मतलब होता है उसमें हम एक अंक को 2 बार रिपीट नहीं करेंगे, मतलब कि जितने भी अंक लेंगे वो अलग अलग लेंगे। तो 5 अंकों की हम सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम सबसे बड़े अंक को 0 से 9 तक जो अंक हैं सबसे बड़े अंक का उपयोग करेंगे। तो सबसे बड़ा अंक है 9। अब इसको हम एक बार लिख चुके हैं तो इसको हम दूसरी बार नहीं लिखेंगे, अब अगला अंक लिखेंगे। तो 9 से जो बड़ा होता है वो 8 होता है, उससे बड़ा जो होता है वो 7 होता है, फिर 6 होता है, और फिर 5 होता है। तो जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनेगी वो बनेगी हमारी 98,65 और ये संख्या इसलिए सबसे बड़ी बनी है क्योंकि इसमें हमने अलग अलग अंकों का उपयोग किया है क्वेश्चन में, जैसे कि हमसे बोला गया था कि विभिन्न अंकों वाली। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बी ऑप्शन में आपको सेम यही आंसर दिया गया है। तो बी वाला ऑप्शन इसका दोस्तों सही आंसर है वो हो जाएगा। चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, और 43 जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। चलिए ओके, तो क्वेश्चन नंबर 43 में आपको दिया गया है कि पैटर्न को ध्यान से देखें और रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पे दोस्तों कहीं पे रिक्त स्थान है वो आएगा। ठीक है, यहाँ पे रिक्त स्थान आएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको दिया गया 80,999, यहाँ पे दिया गया आपको 81,999, यहाँ पे आपको दिया गया है 82,999। अब आप ही सोचिए आगे क्या आएगा। यहाँ पे जो ये रिक्त स्थान दिया गया है यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे 80,999 है, यहाँ पे 81,999, यहाँ पे 82,999 है। तो जो आगे आएगा वो 83,999 आएगा, है ना, ये क्योंकि एक पैटर्न बन रहा है पूरा। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 44वां हमारा क्वेश्चन है 7,07,007 की संख्या है। 7,07,007 को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले 7 लाख को लिख लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, उसके बाद हम 7,000 को लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा 7,000। और उसके बाद यहाँ पे हमें 7 बोला गया है, हम तीनों को ऐसे लिख के जोड़ देंगे। सबसे सही रहेगा हमारा ऐसे जोड़ के करना। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा 7,07,000 और 7। सिंपली हमने जोड़ा है, जो जो संख्या हमें यहाँ पे दी गई थी हमने उनको क्या किया है, आपस में जोड़ दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सी वाले ऑप्शन में हमें सेम यही आंसर मिल रहा है। सी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 45 क्वेश्चन है हमारा, 1 मीटर बराबर सेंटीमीटर है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में दोस्तों जो अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो वो 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है,
अगर 1 सेंटीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और अगर 1 किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये सारी यूनिट्स हैं, इनको आपको जरूर याद करना है। 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं, तो इसका जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस तरीके से 45 तक हमने मैथ के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अब आगे हम सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है हमारा सामाजिक विज्ञान का, यानी कि सोशल स्टडीज का। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 46 क्वेश्चन में, सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि। पहला ऑप्शन है पृथ्वी का खिंचाव रहने से। देखो मैं आपको इसका बेसिकली आंसर बता देता हूँ क्या इसका आंसर है। तो अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं रहती, ग्रेविटी का मतलब है पृथ्वी का खिंचाव, जिस वजह से वहाँ पे जो चीज़ है वो वैसे ही रहती है। आप पेन को अगर उसको ऐसे छोड़ दोगे तो वहीं पर रहेगा, वो नीचे नहीं जाएगा। पृथ्वी पे क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को हवा में छोड़ते हो तो वो नीचे गिर जाती है। किस कारण से गिर जाती है, तो ग्रेविटी के कारण से गिर जाती है, पृथ्वी के खिंचाव के कारण से गिर जाती है। लेकिन जब अपन पृथ्वी से बाहर निकल जाते हैं, अंतरिक्ष में चले जाते हैं, वहाँ पे खिंचाव नहीं रहता है। तो जैसे आपके बाल रहेंगे, आप जैसे करके जाओगे वैसे ही रहेंगे, वो कभी भी खराब नहीं होंगे। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा पृथ्वी का खिंचाव ना रहने से। वहाँ पे पृथ्वी की ग्रेविटी नहीं रहती है, खिंचाव नहीं रहता है, जिससे जो चीज़ जैसी है वो वैसे ही रहती है, कभी खराब नहीं होती। ठीक है, आपके बाल जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। तो बी वाला ऑप्शन है दोस्तों, इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 47, ऐसे पौधे समूह कौन सा है जो बिना बीज के उगता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केला, गुलाब, आलू, गुलाब, चना, गेहूँ, सरसों, मसूर, मेथी, सोयाबीन, टमाटर, गोभी, बैगन। तो हमें ऐसा पौधा बताना है जो बिना बीज के उगता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, जो केला, आलू और गुलाब है, इनको बोने के लिए, इनकी फसल के लिए कभी भी बीज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 47 का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया 48 में, काली मिट्टी में बोई जाने वाली फसल मुख्यतः कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाजरा और कपास, धान, काला चना और सरसों। काली मिट्टी में कौन सी फसल बोई जाती है मुख्यतः। तो दोस्तों काली मिट्टी में जो फसल बोई जाती है वो बाजरा और कपास है। बाजरा और कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है, काली मिट्टी इनके लिए उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा देश कौन सा है। ऐसा कौन सा देश है इनमें से जो 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें डी ऑप्शन में ऐड कर देता हूँ, वो अगले पेज पर होगा वैसे। तो डी ऑप्शन होगा उसमें भारत। तो मैं आपको देखो सिंपली बात बताऊँ कि जो हमारा इंडिया है ना, मैप मेरा ठीक नहीं है लेकिन आप मान के चलो कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पे भी इंडिया की समुद्र है, यहाँ पे भी समुद्र है और यहाँ पे भी समुद्र है। मतलब जो 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है वो कौन सा देश है, वो हमारा देश प्यारा भारत है। तो डी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में आप यहाँ पे देखो आंसर भी देख सकते हो 49 का। 49 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको भारत है वो मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन है हमारा, सरपंच का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 5 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का और 6 वर्ष का। तो सरपंच का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अपने भारत में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सबका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है दोस्तों, 5 वर्ष का होता है। तो अगर आपसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बारे में पूछा जाए तो आपको वहाँ पे भी आंसर कितना करना है, 5 वर्ष का करना है, 5 साल करना है। 51 क्वेश्चन देख लेते हैं, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कृष्णा, सिंधु, चंबल और नर्मदा। हिमालय पर्वत से कौन सी नदी निकलती है। तो इसका दोस्तों देखो चंबल नदी तो निकलती है जानापाव से, जो कि मध्य प्रदेश की जगह है एक। नर्मदा निकलती है अमरकंटक से, सभी को पता होगा इसका आंसर। अगर हम बात करें कृष्णा की, तो कृष्णा नदी हमारी हिमालय पर्वत से निकलती है। ए ऑप्शन इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन 52 क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, हिमालय को हिम का घर क्यों कहा जाता है। हिमालय को हिम का घर क्यों कहा जाता है। देखो हिम का मतलब होता है दोस्तों बर्फ, क्या होता है, बर्फ। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि हिमालय को बर्फ का घर क्यों कहा जाता है। अब आप इसके ऑप्शन पढ़ के आंसर है वो गैस कर पाओगे। पहला ऑप्शन है इसका, हिमालय से नदियाँ निकलने के कारण। दूसरा है हिमालय को बर्फ से ढका होने के कारण। तीसरा है हिमालय की अत्यधिक ऊंचाई होने के कारण। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों हिमालय में प्रदूषण ना होने के कारण। तो इसका दो बी वाला ऑप्शन है, इसको आप ध्यान से पढ़िए, हिमालय को बर्फ से ढका होने के कारण हिम का घर कहते हैं। हिम का घर मतलब होता है बर्फ का घर। तो हिमालय में पूरी साल बर्फ ढकी रहती है, जिस वजह से हिमालय को क्या कहा जाता है, हिम का घर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा 53, इनमें से किन पौधों में औषधिक गुण है? इनमें से किन पौधों में औषधिक गुण है? क्वेश्चन के ऑप्शन भी देख लेते हैं हम अगले पेज पर। तो यहाँ पे आपको देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए एक एक करके हम सबको पढ़ लेते हैं। तो औषधिक गुण किस पौधे में होते हैं? पहला है आपका आम और बेर, दूसरा है आपका जामुन और पलाश, तीसरा है आपका पपीता और जामफल, और चौथा है आपका तुलसी और नीम। वैसे तो देखो सभी पेड़ पौधे में कुछ ना कुछ औषधिक गुण होते ही हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो तुलसी और नीम में होते हैं। घरों में इसलिए तुलसी और नीम को पूजा जाता है, तुलसी की पूजा की जाती है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा औषधिक गुण होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो डी वाला ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पेड़ पौधे में सांस लेने के लिए कौन सा गुण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फूल, पत्ते, तने और जड़। तो पेड़ पौधे जो सांस लेते हैं वो किसके वजह से? तो उनमें जो पत्ते होते हैं उनकी वजह से वो सांस लेते हैं। पत्ते में छोटे छोटे ऐसे छिद्र होते हैं जिनकी मदद से वो क्या ले पाते हैं दोस्तों? सांस है या जो गैसों का आदान प्रदान है वो कर पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 54 का बी ऑप्शन, पत्ते। अगला क्वेश्चन है दूध से दही बनता है तो दही से बनेगा। देखो दूध से क्या बनाया जाता है? दही बनाया जाता है। तो दही से क्या बनेगा? मलाई बनेगी, मक्खन बनेगा, खीर बनेगा और रबड़ी बनेगा। तो देखो पहले हमने दूध को हम जब फाड़ देते हैं तो वो बन जाता है हमारा दही, और दही को जब हम घरों में, हमारे यहाँ पे बुंदेलखंड में तो मथानी बोला जाता है, मथना। तो जब इसको मथते हैं तो हमारे यहाँ पे बनता है क्या? इससे मक्खन बनता है, घी निकाला जाता है। तो दूध से दही बनेगा और दही से क्या बनेगा? मक्खन बनेगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 56, उल्टी दस्त होने पर किस घोल को लेना उपयुक्त होगा? तो जब उल्टी दस्त होती है तब हमें कौन सा घोल लेना चाहिए? पहला ऑप्शन है आपका नमक और पानी का घोल, दूसरा है चीनी और पानी का घोल, तीसरा है आपका नमक, चीनी और पानी का घोल, और चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। चौथा होगा इनमें से कोई नहीं ऑप्शन। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताऊं, जब अपन को उल्टी दस्त होते हैं तब अपन ORS लेते हैं। ORS में बेसिकली क्या होता है? इसमें नमक भी होता है और शक्कर भी होती है। ठीक है, ORS में अपन पानी मिला के पीते हैं। क्या मिला के पीते हैं? पानी मिला के पीते हैं। तो जब हमें उल्टी दस्त होती है तब हम किसका घोल लेना चाहिए? हमें नमक, शक्कर और पानी का घोल लेना चाहिए। तो इसका आंसर जो सी वाला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, नमक, चीनी और पानी का घोल। सी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप जैसे यहाँ पे आंसर भी देख पा रहे हो, 56 का आंसर यहाँ पे हमने रेड कलर में बहुत बढ़िया तरीके से इस PDF को बनाया हुआ है। और दोस्तों इस PDF को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि YouTube पर कहीं पे भी इस क्वेश्चन पेपर का PDF नहीं था। हमने बहुत सारे वीडियो देखे और उन वीडियो को देखते देखते इस क्वेश्चन पेपर को पूरा टाइप किया है। तो हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 57, जैसलमेर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। तो जैसलमेर रेगिस्तान में आता है और रेगिस्तान हमारे भारत के राजस्थान में है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान है। जैसलमेर जो जगह है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी फेमस है, बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं और ये राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूषित जल से कौन सी बीमारी होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हैजा, घेंगा रोग, हेमोफीलिया और मलेरिया। दूषित जल या गंदे पानी पीने से जो बीमारी होती है वो हैजा की बीमारी होती है, और ये बरसात के समय में ज़्यादा होती है, क्योंकि बरसात के समय में ज़्यादातर पानी गंदा रहता है। तो इसका आंसर दोस्तों ये ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 59, मादा यानी फलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है, अस्थमा होता है, कैंसर होता है या फिर हैजा होता है? तो दोस्तों जो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है ना, मादा एनोफिलीज जो मच्छर होता है जब ये काटता है, ठीक है, तो हमें सीधा मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया। तो इसका जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है? नमकीन का दोस्तों यहाँ पे मतलब नमक से है। तो दुनिया का सबसे नमक या खारा सागर कौन सा है? ठीक है, वैसे तो सभी सागर खारे हैं, सभी समुद्र का पानी खारा है, लेकिन सबसे खारा बताना है, सबसे खारा किस समुद्र का है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए पहला है आपका ऑप्शन मृत सागर। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है आपका मृत सागर, जिसको डेड सी भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? डेड सी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों आपका अरब सागर, तीसरा है लाल सागर और चौथा है बाल्टिक सागर। तो जो डेड सी है, जो मृत सागर है, इसमें इसको मृत इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें मछलियाँ भी नहीं रहती हैं। इसमें मछलियाँ भी अगर रहेंगी तो वो भी मर जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि दोस्तों ये जो समुद्र का पानी है बहुत ही ज़्यादा खारा है, और जो समुद्र है उनसे कई गुना खारा है, इसलिए इसमें मछलियाँ भी नहीं रह पाती हैं, वो भी मर जाती हैं। तो जो सबसे ज़्यादा खारा कोई समुद्र पृथ्वी पर है वो कौन सा सागर है दोस्तों? मृत सागर है, जिसको डेड सी भी बोला जाता है, और इसमें कोई इंसान भी नहीं डूबता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 विज्ञान। तो यहाँ से हमारी विज्ञान के क्वेश्चन है वो शुरू होना स्टार्ट हो जाते हैं। 61 क्वेश्चन है हमारा, सांप के काटने की दवाई तैयार की जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रसायन के, सर्प के, विष से, दोनों ए तथा बी से, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपने एक कहावत तो सुनी होगी या ये एक लाइन तो सुनी होगी, जहर को जहर काटता है, जहर को जहर काटता है। तो जो सांप के काटने की दवाई है वो बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के काटने की जो दवाई है वो कहाँ से बनती है? सांप के जहर से ही बनती है। तो बी वाला ऑप्शन है इसका वो राइट आंसर है, वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संस्था जो जीव कल्याण के लिए कार्य करती है, इनमें से ऐसी कौन सी संस्था है जो जीव कल्याण के लिए कार्य करती है? पहला है आपका पैटा, दूसरा है आपका WHO, तीसरा है रेड क्रॉस, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो WHO है, इसका मतलब होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि हेल्थ के लिए काम करती है। ठीक है, जो रेड क्रॉस है वो काम करती है जब कहीं पे बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है ना, तब कौन काम करता है? तब करता है काम हमारी रेड क्रॉस करती है। और जो पैटा होती है जो जीव कल्याण के लिए कार्य करती है, जीव कल्याण के लिए मतलब किसी पशु पक्षी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मतलब उनके लिए जो काम करती है, उनको लोग उनका अवश्यकार ना करें, वो सारी जो चीज़ें मैनेज करती है वो पैटा करती है, PETA। तो जीव कल्याण के लिए संस्था काम करती है वो पैटा करती है। इसका जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63, किस नृत्य में सांप के समान नृत्य किया जाता है? पहला है भरतनाट्यम, दूसरा है कथक। और चलिए आगे देख लेते हैं इसके 2 ऑप्शन और कौन कौन से हैं। तो जो दोस्तों यहाँ पे कालबेलिया और उपयुक्त में से कोई नहीं, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों जो कालबेलिया होता है ना, इसमें सांप के समान या नाग के समान है वो नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसमें जो ये कालबेलिया नृत्य होता है इसमें सांप के समान नृत्य किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 64, जीभ में कड़वे स्वाद की कलिकाएँ पाई जाती हैं। जो जीभ में कड़वे स्वाद की कलिकाएँ होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? पहला है आपका आगे, दूसरा है पीछे, तीसरा है आपका दोनों ए तथा बी, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो जीभ में कड़वे स्वाद की कलिकाएँ होती हैं वो आगे पाई जाती हैं। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रोगों से बचाने वाला पोषक पदार्थ है। ऐसा कौन सा पोषक पदार्थ है जो रोगों से बचाता है? पहला है विटामिन, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो रोगों से हमारी रक्षा करते हैं वो विटामिन करते हैं, है ना, इसलिए हमें सब्जियों को, हरी सब्जियों को खाना चाहिए, सारे विटामिन को बैलेंस मात्रा में लेना चाहिए ताकि हम बीमार ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन। आगे बढ़ते दोस्तों, 66 क्वेश्चन। 66 क्वेश्चन में पूछा गया अमाशय का रस होता है, अमाशय का रस किस तरीके का होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। अमाशय में दोस्तों जो रस पाया जाता है वो HCl होता है। ये रस इतना पावरफुल होता है कि ब्लेड को भी गला देता है। अगर इसमें ब्लेड डालोगे तो वो भी गल जाएगी। और इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? इसकी जो प्रकृति होती है दोस्तों वो खट्टी होती है। खट्टी मीन्स दोस्तों अम्लीय। ठीक है, अम्ल का मतलब होता है खट्टा। तो अमाशय का रस कैसा होता है? अम्लीय होता है। ए ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों किसी इशू की वजह से मेरा जो वीडियो है वो आना रुक गया था, इसलिए आप मुझे इस वीडियो में नहीं देख पा रहे थे, सिर्फ आपको मेरी इमेज दिख रही होगी। बट अब आगे आपको मेरी जो वीडियो है वो भी साथ में दिखाई देगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में हमसे बोला गया है कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। सी ऑप्शन है दोनों ए तथा बी, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो जंक फूड होते हैं वो बेसिकली वही फूड होते हैं जैसे कि बर्गर, पिज्ज़ा, है ना, चाउमीन, ये सारे क्या होते हैं? जंक फूड होते हैं। जंक फूड हमें इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि इनमें कोई पोषक तत्व तो होते नहीं हैं, है ना, तो इस वजह से ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। ये स्वास्थ्य को क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जंक फूड है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्वेश्चन में पूछा गया पानी में उगने वाला पौधा है, पानी में कौन सा पौधा उगता है? कमल का, संतरा का, दोनों ए तथा बी, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कीचड़ में ही कमल उगता है, और कीचड़ कहाँ होता है? जहाँ पे पानी होता है।
तो पानी में उगने वाला जो पौधा होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 69, बीज के किस भाग में शिशु पौधा होता है? जो बीज के किस भाग में शिशु पौधा पाया जाता है? भ्रूण में, बीज आवरण में, तने में और उपयुक्त में से कोई नहीं। आपने देखा होगा जब आम की जो गुठली होती है उसको अपन फेंक देते हैं तो उसके बीच में से क्या है, एक पौधा है वो निकल आता है ना। तो जो शिशु पौधा होता है वो बीज के भ्रूण में होता है। कहाँ पे होता है? भ्रूण में होता है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17, हमें वर्षा जल संग्रहण क्यों करना चाहिए? वर्षा जल संग्रहण का बेसिकली मतलब यही है कि हमें वर्षा के पानी को क्यों बचाना चाहिए। पहला है जल को बचाने के लिए, दूसरा है फसल के लिए। तो बेसिकली मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। वर्षा जल का संग्रहण इसलिए आवश्यक है ताकि हमें जल को बचाना चाहिए। जल को बचाने के लिए वर्षा जल का संग्रहण है वो करना चाहिए, बारिश के पानी का संग्रहण है वो करना चाहिए। तो आप इसका आंसर भी देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा जल को बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 71 क्वेश्चन में पूछा गया है पेंट घुल जाता है। पेंट किस में घुल जाता है? जो अपन गेट पर, विंडोज़ पर जो पेंट करते हैं वही पेंट की यहाँ पे बात की गई है। तो पहला है पानी में, दूसरा है दूध में, तीसरा है केरोसिन में और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो पानी में तो मैंने घोल के देखा हुआ, ये पानी में नहीं घुलता है। दूध में मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, लेकिन जो पेंट है वो घुल जाता है तो वो केरोसिन में घुल जाता है। तो सी वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा घरों में जब कभी कभी पेंट गाढ़ा हो जाता है या हाथों में छप जाता है तो अपन उसको निकालने के लिए किसका यूज करते हैं? केरोसिन का करते हैं। केरोसिन का मतलब बेसिकली मिट्टी का तेल होता है, जो पहले राशन में भी सब लोगों को दिया जाता था, अब तो फिलहाल बंद हो गया है। तो केरोसिन में जो पेंट है वो घुल जाता है। अगला क्वेश्चन है 72, जल वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जब जल वाष्प यानी कि भाप में बदल जाता है वो क्या कहलाता है? बाष्पन कहलाता है, संघनन कहलाता है। सी ऑप्शन है दोनों ए तथा बी, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब जल है या जो पानी वो भाप बनता है तो ये जो प्रक्रिया है दोस्तों ये कहलाती है हमारी बाष्पन। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? बाष्पन कहलाती है। तो दोस्तों इसका जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है हमारा 73, एनीमिया किसकी कमी से होता है? जो एनीमिया का रोग है वो किसकी कमी से होता है? तो एफ ई दिया गया है, एच दिया गया है, ओ दिया गया है और एन दिया गया है। तो एनीमिया की जो बीमारी होती है वो आयरन की कमी से होती है, और आयरन को साइंस में एफ ई लिखा जाता है। एफ ई का मतलब क्या होता है दोस्तों? आयरन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एफ ई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 74, क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यंग मच्छर कहलाता है। यंग मच्छर यानी कि जवान मच्छर क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लार्वा, प्यूपा, दोनों ए तथा बी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब मच्छर जवान होता है, यंग होता है, तब उसको बोला जाता है लार्वा। क्या बोला जाता है दोस्तों? लार्वा बोला जाता है। तो इसका आंसर ए ऑप्शन है वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा तरल पेट्रोलियम गैस है। 75 क्वेश्चन में पूछा गया है तरल पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी है, सीएनजी है, दोनों ए तथा बी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों तरल पेट्रोलियम गैस का बेसिकली मतलब यही होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, स्पेलिंग्स पर मत ध्यान देना, स्पेलिंग्स गलत भी हो सकती है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो एलपीजी होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि तरल पेट्रोलियम गैस। एलपीजी को ही हिंदी में बोलते हैं तरल पेट्रोलियम गैस। तो इसका आंसर ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम 75 तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे हम रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों 76 क्वेश्चन है हमारा आकृति, निम्नलिखित आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ से दोस्तों हमारी जो रीजनिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से हमारी रीजनिंग स्टार्ट हो गई है, तो हमें इस आकृति का परिमाप बताना है। आकृति का परिमाप बेसिकली वही होता है उनकी सभी भुजाओं का योग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे परिमाप निकालने के लिए सभी भुजाओं को ऐड कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ से ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम 4 को ऐड करेंगे, उसके बाद दूसरे 4 को करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम 5 को करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम फिर से 4 को करेंगे, उसके बाद दोस्तों फिर से हम यहाँ पे 5 को करेंगे। सबको दोस्तों हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 4 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 5 22। यानी कि इस आकृति का जो परिमाप है वो 22 सेंटीमीटर है। दोस्तों अब ऑप्शन में देखिए आपको यहाँ पे कहीं भी 22 सेंटीमीटर आंसर नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 79
79 क्वेश्चन में पूछा गया है 4 अक्षर युग्मों की सूची में 3 एक प्रकार के हैं और एक नहीं, कौन सा जीव। यहाँ पे बोला गया है कि 3 अक्षर की युग्म है, जोड़े हैं वो एक से हैं और बाकी एक अलग है, तो अलग वाला बताना है। यहाँ पे दोस्तों है AB, उसके बाद है BC, फिर है CD और फिर है DP। तो आप देखिए जो AB है, जो BC है और जो CD है, ये सभी एक क्रम में है, ये सभी एक क्रम में है, जबकि जो DP है वो थोड़ा सा अलग है। तो इस वजह से जो DP है वो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में हमें दिया गया है निर्देश दी गई आकृति X में प्रत्येक का दर्पण प्रतिबिंब बनाइए। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब होता है दोस्तों उल्टा दिखाई देना। जैसे आप L को दर्पण में देखोगे तो वो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, है ना। अगर आप R को देखोगे तो R आपको जब आप शीशे में देखोगे, दर्पण में देखोगे, तो आपको कुछ वो इस तरीके का दिखाई देगा। मतलब इसमें लेफ्ट का राइट दिखाई देता है, लेफ्ट का क्या दिखाई देता है, राइट दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर इस हम डायग्राम की बात करें, जो यहाँ पे ऐसे डायग्राम बनाया गया है, चलिए मैं इसको आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। और यहाँ पे उसका मुंह है, इस तरीके का कोई डायग्राम है। जब अपन इसको उसमें देखेंगे, दर्पण में देखेंगे, तो अपन को ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। देखो उसका ये हाथ तो इस साइड आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे उसकी ऐसी बॉडी रहेगी। और यहाँ पे बॉल आ जाएगी। तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैच कर लेते हैं, तो देखो आपको ये सेम वाला जो दर्पण वाला प्रतिबिंब है वो डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। डी वाले ऑप्शन में आपको सेम यही दिया गया है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे डी वाले में देख सकते हो, सेम आपको यही दिया गया है, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 81 क्वेश्चन में बोला गया है झांसी पुणे झांसी से बड़ा है। जो पूना है या जो पुणे है वो झांसी से कैसा है, बड़ा है। यहाँ पे हम ऐसे सिंपली लिख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है सीतापुर चित्तौड़ से बता है। अब जो सीतापुर है, ठीक है, सीतापुर कहाँ से बड़ा है, तो सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है। फिर बोला गया राजगढ़ झांसी जितना बड़ा नहीं है। मतलब कि जो राजगढ़ है वो छोटा है किससे, झांसी से। झांसी क्या हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला गया लेकिन सीतापुर से छोटा है। सीतापुर से कैसा है, वो छोटा है। मतलब कि सीतापुर बड़ा है किससे, राजगढ़ से, ठीक है। अब यहाँ से बोला गया है इनमें से सबसे छोटा शहर कौन सा है। तो इनमें जो सबसे छोटा शहर है दोस्तों, देखो सबसे छोटा शहर तो बेसिकली यहाँ पे राजगढ़ है, लेकिन ऑप्शन में अपन को राजगढ़ नहीं दिया गया है, ठीक है। अब अपन को बताना कि सबसे छोटा शहर इसमें से कौन सा है। तो देखो पुणे बड़ा है किससे, झांसी से, ठीक है। झांसी बड़ा है किससे, राजगढ़ से। राजगढ़ से बड़ा है सीतापुर। तो इनमें जो सबसे छोटे शहर की बात की गई है, या तो इसमें सीतापुर सबसे छोटा होगा या फिर झांसी होगा। तो बेसिकली जो इसका आंसर है दोस्तों, वो इसका आंसर झांसी है। झांसी इसमें से सबसे छोटा है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर या तो झांसी होना चाहिए या फिर सीतापुर होना चाहिए। तो अभी के लिए हम मान के चलते हैं इसका आंसर क्या होगा, झांसी होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82, जिसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलिए खुल गया। 82 क्वेश्चन में पूछा गया दी गई आकृति में कुल मिलाकर कितने त्रिभुज हैं। जो ये आकृति दी गई है इसमें हमें त्रिभुज बताना है कितने हैं। चलिए नंबरिंग करते हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज, ये हमें कुछ इस तरीके का दिया गया है, ठीक है। एक त्रिभुज तो हमारा ये हो जाएगा। दूसरा इसके नीचे हो जाएगा ये। तीसरा हमारा ये हो जाएगा। चौथा हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और अभी इसमें देखो एक त्रिभुज और है, मैं आपको बताता हूँ कौन सा। तो जो ये पूरा त्रिभुज बन रहा है ना, 4 हमारे वहाँ तक हो गए थे और ये हमारा 5वां हो जाएगा। तो इस आकृति में टोटल जो त्रिभुज है वो 5 है। 1 2 3 4 और जो ये पूरा बन रहा है वो 5। तो इस तरीके से इसमें टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 5 त्रिभुज हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन में हमें दिया गया है। चलिए खुल गया क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित आकृति को देखें, x 1 है। देखो यहाँ पे
ये 50 डिग्री का है, ये 120 डिग्री का है, तो x का मान कितना होगा। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का अंश 180 अंश होता है। दो कोण आपके 50 और 70 के हैं, तो तीसरा कोण क्या होगा। हम क्या करेंगे, 180 में से 50 और 70 को माइनस कर देंगे तो ये 0 का 0 रहेगा। 8 में से 5 जाएगा तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, और 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 का 0 0 बचेगा। मतलब कि जो तीसरा कोण होगा वो 60 डिग्री का होगा। जो x की वैल्यू है वो कितनी डिग्री है, 60 डिग्री है। अब हमें बताना था कि x एक है, न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण है या सरल कोण है। तो जो 60 डिग्री का कोण होता है दोस्तों, इसको बोला जाता है न्यून कोण। तो x क्या हो जाएगा, हमारा न्यून कोण हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 84। यदि किसी संख्या का 7 गुना 98 है तो वह संख्या है। किसी संख्या का मान लो संख्या में हम 7 का गुणा कर देते हैं तो वह क्या आ जाता है, हमें 98 मिल जाता है। तो वो संख्या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली उस संख्या को निकालने के लिए 98 में 7 का भाग कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 7 एकम 7 और 7 चौको 28। यानी कि वह संख्या दोस्तों क्या होगी, वह संख्या 14 हो जाएगी। और देखिए आपको यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में 14 दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन में बोला गया दो संख्याओं का गुणनफल 10,800 है। यदि एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बोला गया है कि दो संख्याओं को 90 और मान लो दूसरी संख्या को गुणा किया जाता है तो हमें कितना मिलता है, हमें मिल जाता है दोस्तों 10,800। जैसे कि दोस्तों अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जो किया था वो सेम है, यहाँ पे भी हमें करना है। तो हम दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जो 10,800 है उसमें हम 90 का भाग कर देंगे। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 का हम भाग 10 में करेंगे तो एक बार जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 9 दूनी 18 और 0 का 0। तो जो दूसरी संख्या होगी दोस्तों वो 120 होगी। ठीक है, 120 हमें आंसर मिल जाएगा। और आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 120 का आप 90 में गुणा करोगे तो आपको ही 10,800 है वो मिलेगा। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अभी तक हम लोग 85 तक जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर चुके हैं, 1 to 85। इसके आगे के दोस्तों जो 15 क्वेश्चन है उसको मैंने एक वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है दोस्तों ओन स्टडी। इस ऐप में दोस्तों आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो वीडियो है वो देख पाएंगे। और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप जो स्क्रीन पर PDF देख रहे थे वो PDF को भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ओन स्टडी हमारे ऐप का नाम है। इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। आप दोस्तों जैसे ही हमारे ऐप को डाउनलोड करोगे वहाँ पे आपको 3 मेन्यू पर क्लिक करना है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टडी मटेरियल का, उस पर आपको दोस्तों क्लिक करना है फ्री स्टडी मटेरियल के फोल्डर पर। तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर श्रमोदय विद्यालय की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।